हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज संडे है तो हम वापस आके हैं अपने वीकली मार्केट रैपअप के साथ। इस वीडियो में हम वीकली मार्केट हाइलाइट्स डिस्कस करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट न्यूज और इंडिकेटर्स की चर्चा करेंगे और कंक्लूजन में मैं आपको अपनी ओपिनियन भी बताऊंगा अबाउट हाउ टू इन्वेस्ट इन द करंट मार्केट सिचुएशन। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। मैंने चैनल पे बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के नाम से दो प्लेलिस्ट भी क्रिएट की हैं। ये सभी फंडामेंटल वीडियोस अगर आपने अब तक चेक नहीं किए हैं तो प्लीज देखिए। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हुए हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं। ऊपर राइट साइड में आई बटन में प्लेलिस्ट की लिंक आ रही है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यू आर मिसिंग अ लॉट ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज अबाउट इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन। आपके सब्सक्रिप्शंस, लाइक्स और कमेंट्स से मुझे और भी मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके सजेस्ट किए हुए टॉपिक्स पे भी वीडियोस क्रिएट करने की कोशिश करता रहता हूँ। क्योंकि हमारा चैनल एक नया चैनल है तो आप जितना लाइक, कमेंट और शेयर करेंगे हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में उतनी मदद मिलेगी। तो जस्ट स्मैश द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल और साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए ताकि आगे आने वाली एक भी वीडियो को आप मिस ना करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपकी नॉलेज और भी एनहांस हो सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहले हम निफ्टी की वीकली मूवमेंट पर अगर नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि इस हफ्ते निफ्टी ने फिर से एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूवमेंट दिखाई और 2% की पॉजिटिव मूवमेंट के साथ क्लोज हुआ। निफ्टी ने एक अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया 14,050 के आसपास का और वहां से फिर एकदम हल्की सी ही गिरावट के बाद 14,018 पे क्लोज हुआ इस वीक। अब निफ्टी के कुछ चार्ट्स पे नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि वन डे चार्ट पे निफ्टी का जो ट्रेंड रेजिस्टेंस बना हुआ है अभी ऑलमोस्ट उसको हक कर रहा है। निफ्टी ऑलमोस्ट उसको टच कर रहा है। इस वाले ग्राफ पे आप और भी नजदीक से उसको देख सकते हैं कि अभी जो निफ्टी की इस हफ्ते मूवमेंट रही है 5 दिनों की, पांचों दिन आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने उस अपने ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को हक किया है और वहां के आसपास ये ट्रैवल कर रहा है। तो काफी क्रिटिकल पॉइंट पे भी निफ्टी पड़ा हुआ है। हमें देखना पड़ेगा कि आगे आने वाले दिनों में, आगे आने वाले हफ्तों में निफ्टी कैसे रिएक्ट करता है। क्या यहाँ से कोई गिरावट आती है? आप देख सकते हैं कई बार निफ्टी ने इस लाइन को जब भी टच किया है, इस अपने लॉन्ग टर्म ट्रेंड रेजिस्टेंस को, तो वहां से एक थोड़ी सी गिरावट आती है और फिर उसके बाद निफ्टी अपनी नेक्स्ट लेग ऑफ बुलिशनेस, नेक्स्ट लेग ऑफ पॉजिटिव रन स्टार्ट करता है। तो वो हमें देखना पड़ेगा, उस चीज पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि निफ्टी में किस तरह की मूवमेंट आने वाले हफ्तों में कैसे रह सकती है। तो निफ्टी इज स्टिल टेस्टिंग इट्स की ट्रेंड रेजिस्टेंस एंड रिट्रेस फ्रॉम देयर। आप देख सकते हैं कई बार इसने उस ट्रेंड लाइन को टच करने की कोशिश की और वहां से फिर रिट्रेस हुआ है। बट निफ्टी इज वेल अबव ऑल इट्स की ईएमएस जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हैं, 50, 100, 150 और 200। इन चारों मूविंग एवरेजेस से काफी ऊपर चल रहा है। तो काफी बुलिश। आप देख सकते हैं कि ये एवरेजेस भी किस तरह से ऊपर चलती जा रही हैं इन अ स्टीप कर्व। तो उन सभी से काफी ऊपर है, विच शोज की ओवरऑल निफ्टी काफी बुलिश है अभी, बट अपने ट्रेंड रेजिस्टेंस के आसपास। बस ये एक चीज है जिस पे हमें नजर बना के रखनी है। अब वीकली चार्ट पे भी देख सकते हैं, ये एक वीकली चार्ट है तो यहाँ पे हर कैंडल एक वीक को दिखा रही है। आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग वीकली कैंडल बनी है। पिछले हफ्ते की जो कैंडल बनी है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनवर्ड टेल एकदम छोटी है, ना के बराबर, और काफी अच्छी बॉडी वाली कैंडल बनी है। तो स्ट्रॉन्ग वीकली कैंडल थी पिछले वीक की, बट इट इज स्टिल नियर इट्स वीकली ट्रेंड रेजिस्टेंस। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, हमने डेली चार्ट पे तो ये ट्रेंड रेजिस्टेंस देखा ही, वीकली चार्ट पे भी आप इस ट्रेंड रेजिस्टेंस को देख सकते हैं। किस लाइन, ये जो लाइन है ट्रेंड रेजिस्टेंस की, उसके आसपास ही निफ्टी ऑलमोस्ट उसको हक कर रही है और वहां से फिर रिट्रेस होकर नीचे आ रही है। बुलिश सिग्नल्स डेफिनेटली परसिस्ट, काफी बुलिश है निफ्टी, बट दिस इज वन थिंग दैट वी हैव टू कीप एन आई ऑन। फिर 1 मंथ की चार्ट पर बात करें, अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बात करें, यहाँ पे हर कैंडल एक मंथ को दिखा रही है। तो आप देख सकते हैं कि मंथली बेसिस पे कितनी बड़ी बुलिश मूवमेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले मंथ की भी जो कैंडल बनी, नवंबर की जो कैंडल बनी थी, वो तो काफी बुलिश थी ही, बहुत लंबी वॉलेटाइल कैंडल थी बट काफी बुलिश थी। दिसंबर की भी जो कैंडल बनी वो भी आप कह सकते हैं स्ट्रांगली बुलिश थी, काफी बुलिश थी। और अभी जो जनवरी के, अभी तो जनवरी में केवल एक ही ट्रेडिंग सेक्शन हुआ है तो काफी छोटी सी कैंडल है यहाँ पे। बट हमें देखना पड़ेगा कि जनवरी कैंडल कैसी रहती है। मुझे ऐसी फीलिंग है कि जनवरी और फरवरी में थोड़ी आपको कंसोलिडेशन दिख सकती है या फिर थोड़ी सी बेरिशनेस भी दिख सकती है। तो उस चीज पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इतनी ज्यादा बुलिशनेस के बाद जनरली थोड़ी सी कंसोलिडेशन आती है मार्केट में, और वो हमें देखना पड़ेगा कि अभी जो रिजल्ट्स आना शुरू होते हैं जनवरी में, सेकंड वीक से, जनवरी सेकंड वीक से रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। स्पेशली आईटी कंपनीज की जो रिजल्ट्स होंगी वो पहले आना शुरू होंगी और उसके बाद फिर बाकी की कंपनीज की रिजल्ट्स आनी शुरू होंगी। तो वो हमें देखना पड़ेगा कि रिजल्ट्स कैसी आती है, अर्निंग्स की ग्रोथ कैसी रहती है, कंपनीज क्या अच्छी ग्रोथ दिखा पाती है दिसंबर क्वार्टर में। तो ये सभी चीजों पर डिपेंड करता है और बाकी सारे जो एक्सटर्नल रीजन है उस पर भी डिपेंड करता है कि निफ्टी की मूवमेंट कैसी रहती है। तो ये हमें अब आगे आने वाले जो ये 2 महीने हैं, जनवरी फरवरी, मुझे लगता है काफी इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। तो यू हैव टू कीप अ कीन आई ऑन द मार्केट्स फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स, ऐसी मेरी बिलीफ है। तो लास्ट मंथ डेफिनेटली फिनिश स्ट्रॉन्ग, bullish signals persist on the monthly chart but volatility can continue। आप देख सकते हैं कि
काफी वॉलेटाइल मंथ रहे हैं, हालांकि बुलिश मंथ रहे हैं पिछले के 2 मंथ्स नवंबर और दिसंबर, लेकिन काफी वॉलेटाइल रहे हैं। और जनवरी फरवरी का मुझे लग रहा है कि कुछ इसमें इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स आ सकते हैं। अगर आरएसआई की बात करें तो आप देख सकते हैं आरएसआई करंट वैल्यू 73.2 आ रहा है, विच इज डेफिनेटली वेरी क्लोज टू ओवरबॉट लेवल्स। फिर से 80 के आसपास ये टच करने की कोशिश कर रहा है। अभी भी काफी ओवरबॉट लेवल 70-80 का जो लेवल होता है, 70 से 80 के बीच का, उसको लोग ओवरबॉट मानते हैं मोस्टली। तो अभी फिर से ओवरबॉट लेवल्स के आसपास जाने की कोशिश कर रहा है आरएसआई, विच इज डेफिनेटली स्ट्रांगली बुलिश। जब इतना हाई आरएसआई का वैल्यू, दिस इंडिकेट्स कि स्ट्रांगली बुलिश है अभी निफ्टी, बट इट इज स्टिल वेरी क्लोज टू ओवरबॉट लेवल, विच टेल्स अस कि वी नीड टू बी कॉशियस एंड कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक। एमएसीडी पे बुलिश क्रॉसओवर बना है, आप देख सकते हैं कि मार्जिनल बुलिश क्रॉसओवर है, एकदम हल्का सा क्रॉसओवर हुआ है। जो गैप है ये काफी नैरो है अभी, तो आप ये नहीं कह सकते कि डेफिनेटली एकदम एमएसीडी के हिसाब से डेफिनेटली बुलिश हो गया निफ्टी। जस्ट अभी निफ्टी ने बुलिश क्रॉसओवर क्रॉस किया है, हालांकि बहुत जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था निफ्टी का 14,000 का, उसको क्रॉस कर गया है निफ्टी। तो इसलिए मिक्स सिग्नल्स हैं। अब कुछ इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि ओवरबॉट जोन में चला गया निफ्टी, अब इसमें थोड़ी कंसोलिडेशन दिखनी चाहिए या कोई करेक्शन भी दिखनी चाहिए। लेकिन कुछ इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि जो बहुत इंपॉर्टेंट की रेजिस्टेंसेस थे उसको भी ब्रेक कर दिया निफ्टी ने। तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग दो फोर्सेस हैं जिनको निफ्टी रिकंसाइल कर रहा है, उनसे नेगोशिएट कर रहा है कि कौन सी फोर्स एक्चुअली ओवरकम करती है। कोविड रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज की अगर बात करें तो इंडिया के जो टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं वो 1.03 करोड़ है। जो टोटल नंबर ऑफ फेटेलिटीज हैं, टोटल नंबर ऑफ डेथ्स हैं, वो 1.49 लाख के आसपास है, विच इज अ वेरी हाई नंबर। बट द गुड थिंग इज, द वेरी प्रॉमिसिंग थिंग इज दैट द डेली नंबर ऑफ केसेस हैव ड्रॉप टू 20 to 25,000 ऑन अ डेली बेसिस। तो 20 से 25,000 के नंबर ऑफ केसेस आ रहे हैं डेली बेसिस पे, विच इज एक्सेलेंट। तो इस चीज को हम कंटिन्यू कर पा रहे हैं, तो दैट इज अ वेरी प्रॉमिसिंग सिग्नल। फिर एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मिलकर जो वैक्सीन बना रही थी, उसको एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने इंडिया में इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया है। नाउ द डीसीजीआई, जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, वो दे विल डिसाइड द नेक्स्ट स्टेप, लेकिन एक इमरजेंसी अप्रूवल दे दी गई है। उसी बीच सीरम इंस्टीट्यूट, जो एसआईआई के सीईओ हैं आदर पूनावाला जी, उन्होंने ये कहा है कि एसआईआई हैज अ स्टॉक पाइल ऑफ 5 करोड़ डोजेस, यानी कि 5 करोड़ वैक्सीन डोजेस ऑलरेडी एसआईआई ने स्टॉक पाइल किए हुए हैं। और ये भी कह रहे हैं कि जुलाई 2021, यानी कि इस साल की जुलाई तक 30 करोड़ डोजेस ये मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस कर सकते हैं फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो दीज आर ऑल गुड सिग्नल्स, दीज आर ऑल गुड डेवलपमेंट्स। और भी कुछ, जैसे कि फाइजर और भारत बायोटेक वाली जो वैक्सीन है, उसकी भी अभी रिव्यू चल रही है। अगर उनको इमरजेंसी यूज अप्रूवल दे दी जाती है तो और भी वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रेडी हो सकती हैं। उसी बीच इंडिया से जो यूके की बैन हुई थी, ट्रैवल बैन की गई थी, वो एक्सटेंड करके 7 जैन तक कर दी गई है। जो पहले 31 दिसंबर तक थी, वो बढ़ा के एक हफ्ते 7 जैन तक कर दी गई है। लेकिन ये भी बात आ रही है कि 8 जनवरी से ये बैन हटा दी जाएगी और यूके से जो ट्रैवल है वो फिर से रिज्यूम हो सकता है। तो ये एक सिग्नल देता है, एक इंडिकेट करता है कि यूके में जो नया स्ट्रेन आया है, दैट इज नॉट वेरी हार्मफुल, दैट इज नॉट वेरी रिस्की। अदरवाइज ये ट्रैवल बैन अभी नहीं हटाया जाता। तो दिस काइंड ऑफ इंडिकेट्स कि द न्यू स्ट्रेन इज नॉट एज हार्मफुल और एज डेंजरस एज सम पीपल वर एक्सपेक्टिंग अर्लियर। फिर इकोनॉमी से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज और इंडिकेटर्स की बात करते हैं। तो इंडिया की जो कोर सेक्टर है, दैट हैज कॉन्ट्रैक्टेड बाय 2.6% इन नवंबर। तो दिस इज स्लाइटली बैड न्यूज, क्योंकि इंडिया में जो कोर सेक्टर है उसमें बहुत सारे सेक्टर्स आते हैं। तो इसमें कुछ सेक्टर्स ने ग्रोथ दिखाई है, लेकिन कुछ सेक्टर्स ने कॉन्ट्रैक्शन दिखाई है। तो वो हम बात कर लेते हैं। द कोर सेक्टर कंसिस्ट ऑफ कोल, फर्टिलाइजर एंड इलेक्ट्रिसिटी, विच रिकॉर्डेड पॉजिटिव ग्रोथ। तो कोल, फर्टिलाइजर सेक्टर और इलेक्ट्रिसिटी में पॉजिटिव ग्रोथ आई है। लेकिन जो बाकी 5 सेक्टर हैं, टोटल 8 सेक्टर्स इसमें इंक्लूड होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, तो 5 जो सेक्टर हैं उन्होंने नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है, कॉन्ट्रैक्शन दिखाई है। और वो है क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, स्टील एंड सीमेंट। तो स्टील और सीमेंट में थोड़ी रिवाइवल आ रही है। तो हो सकता है नवंबर में ये जो डेटा है ये तो थोड़ी कॉन्ट्रैक्शन दिखा रही है, लेकिन दिसंबर और आगे के क्वार्टर्स में हो सकता है स्टील और सीमेंट में कम से कम पॉजिटिव ग्रोथ दिखे। क्रूड ऑयल वगैरह में भी धीरे धीरे एक रिवाइवल आ रही है। रिफाइनरी प्रोडक्ट, नेचुरल गैस वगैरह में भी ग्रोथ दिख सकती है हमें कमिंग मंथ्स में। लेकिन करंटली ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ होल अगर देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में 2.6% की नेगेटिव ग्रोथ आई है, कॉन्ट्रैक्शन आई है। और नवंबर 2019 में ये नंबर 0.7% की ग्रोथ की थी, नॉट कॉन्ट्रैक्शन बट ग्रोथ थी 0.7% की नवंबर 2019 में, यानी पिछले के पिछले साल। लेकिन इस नवंबर में 2.6% की कॉन्ट्रैक्शन आई है। फिर इंडिया की जो फिजिकल डेफिसिट है, इट हैज गॉन वे पास्ट इट्स बजटेड टारगेट। तो जो इनका बजटेड टारगेट था कि फिजिकल डेफिसिट इनको लिमिट करना है टू अ सर्टेन टारगेट, उसका 135% हो चुका है अब फिजिकल डेफिसिट आज के करेंट डेट में। और अप्रैल टू नवंबर के पीरियड में पिछले साल यानी कि 2019 में ये नंबर 115% ऑफ टारगेट फिजिकल डेफिसिट था, और वो इस साल यानी कि 2020 के अप्रैल टू नवंबर पीरियड में 135% है। तो ऑब्वियसली
गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करना चाह रही है, स्टिमुलस देना चाह रही है, कैपेक्स करना चाह रही है गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये सारी चीजों में पैसा लगता है। इन सभी चीजों में जो फिजिकल डेफिसिट है उसका एक मेजर पोर्शन जाता है। तो ऑब्वियसली ये तो नंबर ऊपर जाना ही है, क्योंकि लोग अगर चाहते हैं कि स्टिमुलस दिया जाए, कैपेक्स हो, गवर्नमेंट स्पेंड करे, तो उसका एक दैट कम्स एट अ कॉस्ट। तो वो कॉस्ट है फिजिकल डेफिसिट। वी आर सीइंग दैट फिजिकल डेफिसिट हैज वाइडन। तो वो तो होना ही था, बट नाउ वी हैव अ नंबर अबाउट हाउ मच द फिजिकल डेफिसिट हैज वाइडन। फिर एक बहुत पॉजिटिव न्यूज है कि जीएसटी कलेक्शंस हैव हिट अ ऑल टाइम हाई। आज तक इतनी ज्यादा कलेक्शन एक मंथ में कभी नहीं हुई थी। दिसंबर के महीने में 1.15 लाख करोड़ की जीएसटी कलेक्शंस हुई, गुड्स एंड सर्विस टैक्स कलेक्शंस। द कलेक्शंस इन December 2020 आर 11.6% हायर देन द जीएसटी रेवेन्यूज इन द सेम मंथ इन 2019। यानी कि दिसंबर 2019 में जितनी जीएसटी रेवेन्यूज थी, जितनी जीएसटी कलेक्शंस थी, उससे करीबन 11-12% की ग्रोथ आई है इन दिसंबर 2020, विच इज अ वेरी नाइस थिंग। क्योंकि अल्टीमेटली जीएसटी कलेक्शन तभी ज्यादा होगी जब ज्यादा सामान बिकेंगे, जब ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज ऑर्डर किए जाएंगे, ज्यादा डिमांड होगी, अच्छी डिमांड होगी। तो वो एक अंडरलाइंग आपको एक अच्छी इंडिकेटर दे रहा है कि जो फंडामेंटल्स है इकोनॉमी की, वो धीरे धीरे अच्छी तरह से हेल्दी वे में इम्प्रूव कर रही हैं। तभी जीएसटी कलेक्शन इतनी हो सकती है, इतनी ज्यादा। सो दिस इज द हाईएस्ट एवर कलेक्शन सिंस जीएसटी वाज इम्प्लीमेंटेड इन जुलाई 2017। तो जब से इसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई, जब से जीएसटी कलेक्शन स्टार्ट हुई है, तब से हाईएस्ट कलेक्शन है 1.15 लाख करोड़ की इन अ मंथ, विच वाज इन दिसंबर 2020। तो विच इज अ वेरी नाइस थिंग। दिस इंडिकेट्स की अंडरलाइंग फंडामेंटल्स, अंडरलाइंग पैरामीटर्स ऑफ द इकोनॉमी आर इंप्रूविंग इन अ हेल्दी मैनर। फिर कुछ इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट न्यूज की बात करते हैं। तो बायोकॉन को एक यूएस एफडीए से एक डेफरल आई है। उन्होंने ये कहा है कि बायोकॉन की जो सब्सिडियरी है नेदरलैंड बेस्ड माइलन, माइलन एक कंपनी है जो कि एक बायोसिमिलर बनाने के लिए उन्होंने यूएस एफडीए को एक अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन भेजा हुआ था। माइलन इज क्रिएटिंग अ बायोसिमिलर टू ड्रग एवास्टिन विच इज यूज्ड टू ट्रीट कैंसर। तो एवास्टिन एक पेटेंटेड ड्रग है जो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है। उसकी बायोसिमिलर यानी कि जेनेरिक फॉर्म एक बनाना चाहती है माइलन, एंड माइलन इज बायोकॉन सब्सिडियरी। तो अल्टीमेटली ये बायोकॉन को ये इम्पैक्ट करता है। द यूएस रेगुलेटर यानी यूएस एफडीए ने ये कहा है कि फॉर दिस अप्रूवल टू गो थ्रू, इंस्पेक्शन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इज रिक्वायर्ड, जो कि अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि अभी वो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को फिजिकली आके इंस्पेक्ट करें, वो पॉसिबल नहीं है, विच इज वाई दिस अप्रूवल इज गेटिंग डेफर्ड, गेटिंग डिलेड। अब एक बड़ी न्यूज है कि टेस्ला इज कमिंग टू इंडिया। द कंपनी विल कमेंस इट्स ऑपरेशंस एंड सेल्स इन इंडिया एंड बेस्ड ऑन द डिमांड विल डिसाइड इफ दे नीड टू मैन्युफैक्चर इन इंडिया टू। तो टेस्ला की सेल्स और ऑपरेशन शुरू हो रही है इंडिया में। ये नितिन गडकरी जी ने, जो यूनियन मिनिस्टर है नितिन गडकरी, जो उन्होंने अनाउंस किया है कि टेस्ला इज कमिंग टू इंडिया। तो वो सेल्स और ऑपरेशंस तो स्टार्ट कर रही हैं, एंड बेस्ड ऑन डिमांड, कैसी डिमांड रहती है उस हिसाब से वो डिसाइड करेंगे कि क्या उन्हें मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी यहाँ पे क्रिएट करनी है, क्या एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ पे लगाना है। जैसे उनकी जो सबसे बड़ी प्लांट है वो चाइना में, तो क्या वहां से कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाते हैं। वो डिपेंड करेगा कि कैसी डिमांड रहती है और कौन सी मॉडल लॉन्च करेगी इंडिया में सबसे पहले, वो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। उसके ऊपर कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं है, बट ऐसी उम्मीद है, ऐसी लोग अटकलें लगा रहे हैं कि टेस्ला विल ब्रिंग इट्स लोएस्ट प्राइस्ड कार, जो सबसे इनकी इकोनॉमिकल कार है, जो सबसे अफोर्डेबल कार है, टेस्ला मॉडल 3, दैट विल कम टू इंडिया फर्स्ट। सबसे पहले इनकी ये वाली मॉडल इंडिया में लॉन्च होगी। फिर टाटा सन्स ने अपनी एयर एशिया में जो उनकी स्टेक है उसको 51% से बढ़ा के 83.67, ऑलमोस्ट 84% तक कर दिया है। तो पहले 49% की स्टेक एयर एशिया ग्रुप के पास थी, अब काफी कम, ऑलमोस्ट 16% की स्टेक बचेगी एयर एशिया ग्रुप के पास, और बाकी 84% की स्टेक टाटा सन्स के आसपास आ जाएगी। तो आपको पता है विस्तारा तो ऑलरेडी इनकी है, टाटा ग्रुप की विस्तारा एयरलाइंस है, और साथ ही साथ एयर एशिया ग्रुप में भी इन्होंने अपनी जो स्टेक थी उसको काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। फिर पेंट स्टॉक से रिलेटेड, जिसमें कि चार बड़े प्लेयर्स हैं इंडिया में, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, कांसाई नेरोलैक और एक्जो नोबेल, और एक शालीमार पेंट्स भी है बट वो एक छोटा प्लेयर है। तो ये चार पांच जो प्लेयर्स हैं उनसे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट न्यूज है कि द पेंट कंपनीज एक्सपेक्ट वॉल्यूम रिकवरी एंड मार्केट शेयर गेन्स फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स। तो अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हम अक्सर बात करते हैं कि जो कोविड के बाद एक अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज का एक शिफ्ट होगा, उसमें जो बड़े प्लेयर्स हैं, स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं, वेल रन कंपनीज हैं, अच्छी स्ट्रीमलाइन प्रोसेसेस वाली कंपनीज हैं, मोटेड कंपनीज हैं, उनको काफी ज्यादा डिसप्रोपोर्शनेट मार्केट शेयर मिल सकता है, वॉल्यूम रिकवरी उसमें दिख सकती है। वही उनके तरफ से एक कमेंट्री आई है। बट हेडविंड्स कुड कम फ्रॉम द राइज इन प्राइसेस ऑफ इनपुट सच एज क्रूड ऑयल डेरिवेटिव्स एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड। ये दोनों चीजें, जो क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव्स, आपको पता है कि पेंट की जो बेसिस होती है, जिस जिस कंपोनेंट से वो बनते हैं, मोस्टली क्रूड ऑयल बेस्ड होती है, और दूसरा एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है टाइटेनियम डाइऑक्साइड। तो इन दोनों चीजों की जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ सकती है, और ये 80% ऑफ टोटल इनपुट कॉस्ट ये दोनों कॉम्प्राइज करते हैं।
तो इन दोनों में जब इनपुट कॉस्ट में बढ़त आएगी तो ऑब्वियसली पेंट कंपनीज की इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी आएगी, एंड इफ दे आर नॉट एबल टू फुल्ली पास ऑन द राइज इन इनपुट कॉस्ट टू द कस्टमर्स, तो इनके प्रॉफिट मार्जिन पे थोड़ी प्रेशर आ सकती है। तो दोनों तरह की चीजें हैं, वॉल्यूम ग्रोथ और मार्केट शेयर गेन्स की भी बात हो रही है, लेकिन चूंकि क्रूड ऑयल प्राइसेस आपने देखा होगा कि पिछले 1-1.5 महीने में काफी अपसर्ज आई है क्रूड ऑयल प्राइसेस में, तो अगर ये सस्टेन रहती है तो इनके मार्जिन पे थोड़ी प्रेशर बन सकती है। फिर जुबिलेंट फूड वर्क्स की आपको याद होगा कि 2 हफ्ते पहले हमने बात की थी कि अपनी बिरयानी ब्रांड अपने इन्होंने लॉन्च किया है, उसका नाम रखा है एकदम। तो एकदम करके एक बिरयानी ब्रांड भी लॉन्च की थी, और साथ ही साथ अब इसने बारबेक्यू नेशन में भी ऑलमोस्ट 11% का स्टेक खरीद लिया है फॉर 92 करोड़ रुपीज। तो कंपनी आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीजों में, ऑब्वियसली डोमिनोज पिज्जा की तो ये, और डंकिन डोनट्स की ये फ्रेंचाइजी इन्होंने ओन कर रखा है, तो वो तो पूरा इनके ऊपर है ऑपरेशंस और डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन साथ ही साथ इट हैज स्प्रेड एंड वेंचर्ड इनटू चाइनीज क्विजीन, बिरयानीज एंड रेडी टू कुक सॉसेस, और साथ ही साथ अब बारबेक्यू नेशन में भी इन्होंने स्टेक खरीद लिया। तो जुबिलेंट फूड वर्क्स इज स्प्रेडिंग इनटू डिफरेंट एरियाज ऑफ क्यूएसआर। जो हम बात करते हैं कि रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स और ये क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स की हम बात करते हैं, तो उसमें काफी सारे सेगमेंट्स में वेंचर करने की कोशिश कर रही है, विच इज गुड फॉर द कंपनी। फिर ऑटो सेल्स, जो दिसंबर नंबर के ऑटो सेल्स थे, बहुत एंटिसिपेटेड नंबर्स थे ये, तो उसमें काफी अच्छी, सारी ऑलमोस्ट सारी कंपनीज में काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। द ऑटोमोबाइल सेल्स इन दिसंबर 2020 रोज फॉर मोस्ट ऑफ द ऑटोमोबाइल कंपनीज। ये सारे जो नंबर्स हैं ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, यानी कि दिसंबर 2019 से इनकी कंपैरिजन की हुई है। तो दिसंबर 2019 से अगर कंपेयर करें तो अशोक लेलैंड के नंबर्स में 14% की ग्रोथ आई है। महिंद्रा एंड महिंद्रा के नंबर्स थोड़े सबड्यूड थे, थोड़े लोअर देन एक्सपेक्टेशंस, तो आप देख सकते हैं कि इस पे 10% की फॉल आई है, जो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन मारुति सुजुकी के नंबर्स में 20% की ग्रोथ आई है, बहुत शानदार। और एस्कॉर्ट्स के नंबर में तो मतलब एग्जाम्पलरी, इतनी ज्यादा सेल्स तो कभी हुई ही नहीं थी एस्कॉर्ट्स की, तो उसमें 88% की जंप आई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट आप देखें कि ओवरऑल आप अगर बात करें तो काफी हेल्दी ग्रोथ आई है। और ये दिसंबर के नंबर्स हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि आफ्टर फेस्टिव सीजन भी अच्छी ग्रोथ, स्टेबल ग्रोथ रही है। डिमांड में कोई डिप नहीं आई है। ये जो लोग कह रहे थे कि पेंटअप डिमांड होगी तो नवंबर में फेस्टिव सीजन में लोग खरीदेंगे, लेकिन उसके बाद फिर से ग्रोथ सबड्यू हो जाएगी, फिर से सेल्स के नंबर डिप कर जाएंगे, तो वो नहीं हुआ है। दिसंबर के जो नंबर्स हैं दे हैव शोन अ वेरी हेल्दी ग्रोथ ओवर द लास्ट ईयर। फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा से रिलेटेड एक और न्यूज है कि महिंद्रा और फोर्ड की जो एक जॉइंट वेंचर इंडिया में लॉन्च होने वाली थी, दे हैव कॉल्ड इट ऑफ, उसको खत्म कर दिया है। दे विल नॉट बी गोइंग अहेड विद द जॉइंट वेंचर प्लान्स। और इसका रीजन इन्होंने ये दिया है, आप इसको वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं, बट ओवरऑल रीजन ये दिया है कि द चेंजिंग ग्लोबल कंडीशंस पार्टली अ रिजल्ट ऑफ द ग्लोबल पैंडेमिक एज द रीजन बिहाइंड द ब्रेक ऑफ द जॉइंट वेंचर। तो महिंद्रा ने ये कहा है कि अभी करेंटली वो फोर्ड के साथ जो जॉइंट वेंचर करना चाहते थे उसको वो ब्रेक कर रहे हैं, अभी उसको कंसिडर नहीं करेंगे गोइंग फॉरवर्ड। तो फोर्ड विल कीप इट्स ऑपरेशंस, कंटिन्यू इट्स ऑपरेशंस एज एन इंडिपेंडेंट सब्सिडरी ऑफ फोर्ड कंपनी विच इज अ यूएस कंपनी। तो अभी फोर्ड एज एन इंडिपेंडेंट सब्सिडरी ऑपरेट करेगी, द जॉइंट वेंचर इज कॉल्ड ऑफ। उसी बीच महिंद्रा ने यह भी कहा कि जो पिछली वीक हमने बात की थी, पिछली वीकली मार्केट हाइलाइट्स में ये बात की थी कि सैंगयोंग जो कोरियन इनकी सब्सिडरी थी, दे हैव अप्लाइड फॉर बैंकरप्सी इन साउथ कोरिया। अगले हफ्ते वो एक बायर अनाउंस करेंगे फॉर इट्स साउथ कोरियन सब्सिडरी सैंगयोंग। फिर निफ्टी के कुछ और इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स की अगर बात करें तो निफ्टी का पी फिर से अपने एक नए ऑल टाइम हाई पे है 38.6 की। इतनी ज्यादा निफ्टी की पी आप देख सकते हैं इस ग्राफ में, इतनी ज्यादा निफ्टी की पी कभी भी नहीं रही है, अपने ऑल टाइम हाई पे है। और उसका रीजन ये है कि निफ्टी की अर्निंग्स स्टक हैं, फंसी हुई हैं 364 पे। तो निफ्टी का ईपीएस 364 पे अटका हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लैट लाइन है। और निफ्टी की जो लेवल्स है, निफ्टी की जो प्राइस है वो ऊपर जाती जा रही है, अब 14,000 को क्रॉस कर चुकी है। तो ऑब्वियसली निफ्टी का जो पी होगा वो एलिवेटेड लेवल्स पे हो गई, वही हमें इस चार्ट पे दिख रहा है। लेकिन इसमें एक चीज है जो हमें ध्यान रखना चाहिए, और उसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी जल्दी ही बनाऊंगा, अगले आने वाले हफ्ते में आपको वीडियो दिख जाएगी कि निफ्टी की पी को कैसे आप करेक्टली इंटरप्रेट कर सकते हैं, कैसे करेक्टली समझ सकते हैं, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो उसमें हम और डिटेल में चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे जनवरी में कंपनीज की रिजल्ट्स आना शुरू होती हैं, उनकी अर्निंग्स इंप्रूव होना शुरू होती है, तो ये जो 364 का नंबर है ये आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा। तो जैसे जैसे ईपीएस नंबर ऊपर जाएगी, अर्निंग्स पर शेयर ऊपर जाएंगी, तो निफ्टी का पी थोड़ा करेक्ट हो सकता है, यानी कि अपने नॉर्मल लेवल के आसपास आ सकता है, एवरेज के आसपास आने की शुरुआत कर सकता है। तुरंत से एवरेज के आसपास नहीं आएगा, जो इसका आप एवरेज आप देखते हैं कि 21 से 25 के बीच में मिलता है, उसके काफी ऊपर चल रहा है अभी निफ्टी। तो 21 से 25 तुरंत तो नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे करके 35, 32, 30 तक जा सकता है इफ द अर्निंग्स इंप्रूव। तो वो हमें देखना पड़ेगा कि अर्निंग्स कितनी इंप्रूव करती हैं, 364 से किस लेवल पे जाती हैं, 400, 450 तक ये जब जाती हैं तो ये निफ्टी का पी थोड़ा करेक्ट हो सकता है।
निफ्टी का जो पुट कॉल रेशियो पीसीआर वैल्यू अभी 1.01 है, तो ऑलमोस्ट आप इसको न्यूट्रल मान सकते हैं। नॉमिनली बेरिश, हार्डली एनी बेरिशनेस आप कह सकते हैं। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो जब 1 से ज्यादा होता है तो हम मानते हैं कि निफ्टी ओवरऑल बेरिश है, और निफ्टी का पीसीआर जब 1 से कम होता है तो हम मानते हैं कि ओवरऑल निफ्टी अभी बुलिश है। तो चूंकि ये अभी 1.01 है, तो हार्डली आप कह सकते हैं कि एकदम थोड़ा सा बेरिश है, बट नथिंग टू रियली स्पीक ऑफ, नथिंग सिग्निफिकेंट, ऑलमोस्ट न्यूट्रल हम मान सकते हैं। और निफ्टी का पुट कॉल रेशियो जब न्यूट्रल होता है तो डेफिनेटली वॉलेटिलिटी कैन परसिस्ट, और ये हमने पिछले भी कई सारे इंडिकेटर्स में देखा, ट्रेंड रेसिस्टेंसेस में देखा कि निफ्टी में वॉलेटिलिटी कैन परसिस्ट। तो इस पे आप कैसे कैपिटलाइज कर सकते हैं, इसका कैसा फायदा उठा सकते हैं वॉलेटिलिटी का, वो हम अभी तुरंत बात करेंगे। लेकिन एक चीज है कि आप क्रैश की उम्मीद ज्यादा ना करें, लेकिन एक करेक्शन की उम्मीद आप जरूर रख सकते हैं। निफ्टी में जब एक तरह वन यूनिडायरेक्शनल जब इस तरह की मूवमेंट आती है, तो डेफिनेटली ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स एक कंसोलिडेशन आपको यूजुअली दिखती है। कंसोलिडेशन के साथ साथ एक करेक्शन भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ तक कि 10, 15, 20% तक की भी करेक्शन दिख सकती है। इवन इन अ बुल मार्केट, अगर अभी हम बुल मार्केट में घुस भी गए हैं, वहां पे एंटर कर चुके हैं, तो भी आपको पीरियोडिकली 10-15% की करेक्शंस दिख सकती हैं। बुल मार्केट ऑल्सो डजंट गो वन वे, एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो नहीं होता है। आपको यूजुअली बीच बीच में कभी कभी कुछ कुछ मंथ्स के इंटरवल पे एक करेक्शन कंसोलिडेशन दिख सकती है। उस कंसोलिडेशन और करेक्शन का आप कैसे फायदा उठा सकते हैं, उस अप्रोच की हम बात करते हैं। तो मेरी व्यू अभी भी वही है कि यू शुड कंटिन्यू योर एसआईपी, अपनी एसआईपी को बंद ना करें। लेकिन आप अगर कैश इकट्ठा कर रहे हैं अपने साइड में, इफ यू आर बिल्डिंग योर कैश पोजिशन, तो कीप डूइंग दैट। यू हैव टू कीप योर कैश पोजिशन रेडी टू गो इन अ डिप्लॉयबल स्टेज, कि आप निफ्टी में जैसे ही कोई कंसोलिडेशन आती है, कोई करेक्शन आती है सिग्निफिकेंट, स्पेशली आप अगर स्टॉक स्पेसिफिक रहते हैं, यू हैव टू बी स्टॉक स्पेसिफिक। अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखते हैं, तो यू विल ऑलवेज कीप फाइंडिंग अपॉर्चुनिटीज। और हम उसकी बात करते हैं संडे की जो सेकंड वीडियो होती है, जिसमें हम बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ की वीकली रिव्यू करते रहते हैं। वीकली बेसिस पे अपनी जो वॉच लिस्ट है उसको अपडेटेड रखते हैं, उसके प्राइस लेवल्स की बात करते हैं स्पेसिफिक स्टॉक्स की। तो वो अगर आप अप्रोच रखते हैं तो आपको काफी फायदे हो सकते हैं। यू विल ऑलवेज फाइंड अपॉर्चुनिटीज irrespective of what the index level is, irrespective of where the market is। तो आपको उस तरह की अप्रोच रखती है, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखती है। जो भी स्टॉक्स आपको करेक्शन पे, कंसोलिडेशन पे मिल रहे हैं, दोज आर द स्टॉक्स दैट यू शुड कीप अ कीन आई ऑन, वॉच आउट फॉर दोज स्टॉक्स। तो इसलिए मेरी ओवरऑल यही ओपिनियन है कि आप 2-3 चीजें करें। पहली, अपनी एसआईपी को कंटिन्यू करते रहें। दूसरी, अपनी कैश पोजीशन को बिल्ड करते रहें। अगर आपकी साइड में कोई इनकम है, जो आपकी कुछ बफर है, कुछ इमरजेंसी फंड्स भी आपने रखे हुए, तो उसको इंटैक्ट रखें, क्योंकि मार्केट में अगर अपॉर्चुनिटीज आती हैं तो आप उसको डिप्लॉय कर पाएंगे इंटेलिजेंटली ओनली व्हेन यू हैव सफिशिएंट हेल्दी रोबस्ट कैश पोजीशन। और तीसरी, कि आप स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखें। उसमें हमारी 2 चीजें आपको मदद कर सकती है। हमारे चैनल पे संडे को एक सेकंड वीडियो आती है, संडे को हम 2 वीडियो पोस्ट करते हैं। एक तो वीकली मार्केट हाइलाइट्स जो आप वॉच कर रहे हैं, और दूसरी एक वीडियो होती है बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ फॉर दैट वीक। तो हर वीक हम अपनी वॉच लिस्ट को अपडेट करते रहते हैं, प्राइस लेवल्स की बात करते हैं, स्पेसिफिक स्टॉक्स की बात करते हैं। तो उस वीडियो को आप फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक मैं अपर राइट कॉर्नर में डाल दूंगा, उस प्लेलिस्ट की। उसको आप अपनी वॉच लिस्ट को तगड़ी वे में, अच्छी वे में तैयार करके रख सकते हैं, और जैसे ही अपॉर्चुनिटीज आती हैं, जैसे ही वो प्राइस लेवल्स आते हैं, तो नजर तो हम रखते ही हैं। और साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है, नथिंग। वहां पे कोई भी स्टॉक्स, अच्छे स्टॉक्स, इन्वेस्टमेंट लाइक स्टॉक्स, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, जिनके हम बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ वीकली बेसिस पे रिव्यू करते रहते हैं, उनमें से कोई भी स्टॉक्स अच्छे प्राइस लेवल पे आते हैं, अच्छी कंसिडरेशन लेवल पे आते हैं, तो मैं क्विकली आपको एक नोटिफिकेशन भेज देता हूँ, एक प्रॉम्प्ट भेज देता हूँ। और अगर वो स्टॉक्स आपकी इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क में, आपकी थॉट प्रोसेस में फिट होते हैं, अगर वो प्राइस लेवल्स आपके थॉट प्रोसेस में फिट होते हैं, उनको आप अच्छे लेवल्स पे एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, अगर वो प्राइस लेवल्स आपको सही लगते हैं, तो आप उस पर एक्शन ले सकते हैं। बट मैं क्विकली आपको एक नोटिफिकेशन भेज देता हूँ, और आप उस पर अपनी डिसीजन ले सकते हैं, अपनी एक्शन ले सकते हैं, अगर वो स्टॉक्स प्लस वो प्राइस लेवल्स आपकी इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क में फिट होते हैं। तो ये 3 चीजें आप अगर करते रहे वीक ऑन वीक बेसिस पे, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, तो मेरा पूरा भरोसा है कि यू विल ऑलवेज फाइंड अपॉर्चुनिटीज, एंड यू विल ऑल्सो हैव अ वेरी रोबस्ट फ्रेमवर्क इन प्लेस। आपकी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग जो होगी, इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क होगी, जो थॉट प्रोसेस एक्शन प्लान होगा, वो काफी हेल्दी, रोबस्ट होगा, एंड यू विल टेक एडवांटेजेस ऑफ ऑल द अपॉर्चुनिटीज दैट स्टॉक मार्केट प्रेजेंट्स फॉर यू। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी इन्फॉर्मेशन, सारी डिस्कशन, जो सारी हमने थॉट प्रोसेस डिस्कस की, शेयर किया, उससे आपको कोई ना कोई मदद मिलेगी। अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है, कोई ऐसी डिस्कशन जो आप चाहते हैं कि हम फिर से करें, उन टॉपिक्स को डिस्कस करें चैनल पे, तो प्लीज मेंशन देम इन द कमेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी इन्फॉर्मेशन, डिस्कशन और नॉलेज शेयरिंग से आपको कहीं ना कहीं अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क में आपको जरूर फायदा मिलेगा, सो दैट यू कैन हैव अ वेरी रोबस्ट प्लान इन प्लेस फॉर योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है।
जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली हर वीडियो में हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और मैं आपके लिए यूजफुल आइडियाज और टॉपिक्स लाता रहूंगा। इसी तरह हर वीकेंड हम वीकली मार्केट अपडेट्स और अपने व्यूज अबाउट द करंट मार्केट सिचुएशन भी डिस्कस करते रहेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।